बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इकॉनमी के बेहतर होने की खुशखबरी आवाम को सुना रही है। आज ही वज़ीर आज़म साहब ने एक और खुशखबरी ट्वीट करके आवाम को बताई है, और वो ये कि जो रोशन डिजिटल अकाउंट बनाया गया था 10 सितंबर 2020 को इस अकाउंट का इफ्तिताह किया गया था। इस अकाउंट में क्या होता है कि ये समंदर पार पाकिस्तानी जो हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ये उनके लिए है, और उसमें वो ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल्स जो बने हुए हैं उनके थ्रू बगैर किसी ब्रांच को विजिट किए बगैर जो है वो पाकिस्तान में अपने बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि सरमायाकारी की जो मालियत है वो अभी तक $1.5 अरब से तजावुज़ कर गई है, या $1.5 अरब से भी ज़्यादा बढ़ गई है। सो इसकी एक तो उन्होंने मुबारकबाद दी, साथ ही साथ बजट के हवाले से अपोजिशन के एतराज़ात जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि बहुत सारे टैक्सेस जो उस वक्त अनाउंस नहीं किए गए लेकिन बाद में दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। हुकूमत खुद शौकत तरीन साहब ने, वज़ीर ख़जाना जो है, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही कि कोई नए टैक्सेस नहीं आ रहे, लेकिन अपोजिशन का टैक्सेस को लेकर एक एहतजाज जारी है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ कानून साजी से है। जो हमारे लेजिस्लेटर्स यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने ये कानून साजी करनी है, लेजिस्लेशन करनी है, लेकिन क्या पार्लियामान को संजीदगी के साथ लिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो इस तरीके से भी कि समंदर पार पाकिस्तानियों की हमने अभी बात की, और इन्हीं को लेकर शहबाज शरीफ साहब ने इनको पार्लियामान में एक हिस्सा देने के लिए फॉर्मूला एक पेश किया है, और वो ये कि जैसे रिजर्व सीट्स होती हैं, मखसूस नशस्तें होती हैं, उस तरीके से इन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट में 2 नशस्तें जो हैं वो मुख्तस कर दी जाएं। ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब की तजवीज़ है, लेकिन अगर इस पर भी तमाम जमातें एग्री करती हैं तब भी ये होगा कानून साजी के ज़रिए ही, लेकिन कानून साजी में कोई संजीदगी हमें दिखाई नहीं देती। एक और मामला जो कि कानूनी तरमीम की तरफ जा रहा है, जो तजवीज़ है या जो मुतालबा है वो नैब की तरफ से है, और उन्होंने कहा है कि बजट की मंजूरी से पहले एक कानूनी तरमीम आप लेकर आएं, एक अमेंडमेंट जो है वो करें, एक आईनी तरमीम जो है उसका जिक्र किया गया है। और वो ये है कि जनाब आपने जो सियासतदानों की और ब्यूरोक्रेट्स की और उनके अहले खाना के जो भी असासे हैं, जो टैक्स रिकॉर्ड है उनका 20 साल का, उस तक रसाई दी जाएगी। तो इस पर हुकूमत क्यों गौर कर रही है, आखिर क्या वजह है कि 20 साल पुराने रिकॉर्ड्स की तरफ जो है वो रसाई देने की बात की जा रही है। और साथ ही साथ एक APC का जिक्र किया गया था शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोटिंग राइट्स को लेकर, और जो ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला है, जो बिल अब कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है, जिस पर अपोजिशन नहीं मान रही किसी सूरत भी इसकी हिमायत करने को पार्लियामान में। वो कहते हैं कि जी ये बिल आप हुकूमत विड्रॉ करे और एक नया बिल लेकर आए, मुशावरत के साथ लेकर आए। एक तरफ पार्लियामान में अपोजिशन और हुकूमत के एक अच्छे माहौल में काम करने और बिजनेस चलने के हवाले से 14 रुकनी कमेटी भी स्पीकर साहब ने बना दी है। तो आज जरा इसी को फोकस करेंगे प्रोग्राम में। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ अताउल्लाह तारड़ साहब मौजूद होंगे जो कि डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल है PMLN के, और सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे MNA PTI। इनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अताउल्लाह तारड़ साहब और सदाकत अली अब्बासी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से जो वज़ीर आज़म साहब ने खुशखबरी सुनाई उसका हमने आपको बताया। वो कहते हैं कि जी $1.5 अरब से ज़्यादा की सरमायाकारी इस वक्त आ चुकी है, इकॉनमी के बड़े अच्छे होने की वो खुशखबरी सुना रहे हैं। ये मामला ओवरसीज़ पाकिस्तानी से रिलेटेड है। अब तारड़ साहब आपसे आगाज़ करती हूँ, मुझे बताइए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को लेकर माजी में हमने देखा कि खुद आपकी जमात हो, पीपल्स पार्टी हो या अब PTI, उनका स्टांस तो यही रहा है कि जी उनको राइट ऑफ वोटिंग जो है वो मिलना चाहिए, ये ज़्यादती है उनके साथ ये ना होना, लेकिन तरीक़ाकार पर एतराज़ रहा है। अभी जो PTI की तरफ से होने जा रहा है
उसको अपोज करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने एक फार्मूला पेश किया है, और वो फार्मूला ये है कि आप मुख्तस कर दें नशिस्तें, कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट में 2 नशिस्तें। आपको लगता है कि इस पर बाकी जमातों को आप एग्रीमेंट में ला सकेंगे, राजी कर सकेंगे? बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। देखिए, बात यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो हमारा सरमाया हैं, और जिस तरीके से वो बाहर रहकर इस मुल्क की खिदमत करते हैं, और देखिए जो हमारी इकोनॉमी के हवाले से उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है उससे कतन किसी को ना इनकार है। और मैं समझता हूँ कि ये इवन जो आपने रोशन डिजिटल अकाउंट की बात की, कोविड के दौरान क्योंकि ट्रैवलिंग भी खत्म हो गई, और ट्रैवलिंग खत्म होने के साथ साथ डॉलर का रेट भी जो है वो ऊपर चला गया, तो रेमिटेंसेज में इजाफा हुआ, इसमें कोई किसी किस्म का शक नहीं है। पर हर दौर में वो रेमिटेंसेज आती नहीं है बाहर से, बट आप ज्यादा बढ़ गई कोविड की वजह से। नंबर 2, देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। वो हमारी लेबर क्लास है जो मिडिल ईस्ट में और बाकी ममालिक में जाके मेहनत मजदूरी करते हैं, और देखिए उसके पास एक राइट हासिल है कि वो वापस आकर अपना वोट कास्ट करते हैं जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। फिर हमारे पास एक कैटेगरी डुअल नेशनल्स की है, जो डुअल नेशनैलिटी होल्डर्स हैं, जो सदर जमात ने बात की विद रिगार्ड टू रिजर्व सीट। बिल्कुल वो बात की उन डुअल नेशनल्स के लिए कि उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिले असेंबली के अंदर, डुअल नेशनल्स, और उसका तरीकेकार ये हो जी कि जिस तरीके से खवातीन की मखसूस नशिस्तें होती हैं कि जो पार्टी जितनी बड़ी मेजॉरिटी देती है उसी तनासब से उसको खवातीन की मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाती हैं। तो हर जमात को ये हक होगा कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी की नुमाइंदगी के हवाले से उनकी एक लिस्ट जमा कराएगा, और उनको फिर पाकिस्तान की असेंबली में बाकायदा एज मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। बट इसमें ठीक है तारिक साहब, एक सवाल मेरा, फिर मैं अब्बासी साहब की तरफ जाऊंगी कि इसमें जिसने आपने हवाला दिया कि जैसे खवातीन की मखसूस नशिस्तें होती हैं, बट बहुत ऐसे मौके भी हमने देखे हैं, ऐसे इंसिडेंट्स भी हमने देखे हैं जहां पर इन मखसूस नशिस्तों को खवातीन को देते वक्त भी या अदरवाइज भी बहुत ज्यादा नेपोटिज्म हमें नजर आता है, अकरबा परवरी नजर आती है, रिश्तेदारियां और इन चीजों की बुनियाद पर वो चीजें चलती हैं। सो वही मामला फिर हम इस चीज में भी देख रहे होंगे। ये तो अब पार्टीज का एक इंटरनल मैकेनिज्म है कि वो कितना मेरिट इम्पोज करते हैं, मगर मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा बाहर है और हर मुल्क में एक अच्छी तादाद मौजूद है, आपका मिडिल ईस्ट में अलग है, आपका नॉर्थ अमेरिका में अलग है, आपका यूरोप के अंदर एक अलग प्रेजेंस मौजूद है, तो मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल विंग वहाँ पे खासे एक्टिव हैं। और जब भी आप देखते हैं कि मुजाहिरों की बारी आती है या पाकिस्तान के कश्मीर कॉज के साथ यकजहती के इजहार की बारी आती है, तो वो बड़ी अच्छी तादाद में निकलते हैं। तो मैं समझता हूँ एक हेल्दी कॉम्पिटिशन प्रमोट होगा, और वहाँ पे जो सियासी वर्कर जो ओहदेदारान हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड, उनको एक मौका फराहम होगा कि वो असेंबली के फ्लोर पे आके बतौर लॉ मेकर्स अपना किरदार अदा करें। बात करें, ठीक है, राइट। सदाकत अली अब्बासी साहब, तरीक़ा कार पे एतराज़ आया जब आप लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात की, उस पर हमने देखा कि PMLN से भी और पीपल्स पार्टी से भी ऑपोजिशन का सामना आपको करना पड़ा। अभी शहबाज शरीफ साहब की प्रपोजल पे आप समझते हैं कि देख सकते हैं, गौर हो सकता है, इस पर डिलिब्रेशन की जा सकती है, पार्लियामान का फोरम मौजूद है? सादिया बहुत शुक्रिया। ये बड़े ही अफसोस की बात है कि वोट को इज्जत दो कहने वाले लोग, नारा देने वाले लोग आज बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो आपका इतना बड़ा असास है जिसका शायद हमें एहसास ही नहीं है, उनको वोट ना देने की बात करते हैं और उनको हक ना देने की बात करते हैं। वही बाहर से मेरा ख्याल है हमारे पास सलमान शहबाज भी है, हसन हुसैन भी है, आपको लग रहा है वो आ जाएंगे इससे पहले भी तो वही आए, कौन आए? वही खानदान है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म की बात है। मेरा ख्याल है बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो सुन रहे होंगे उनको इस बात पर शदीद गुस्सा है कि नून लीग कहती है कि इनको क्या पता पाकिस्तान के मसाइल का, ये तो लंदन, वो आपको पता है उनमें 90% वो लोग हैं जो बेचारे वहाँ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और हमें पैसे भेज रहे हैं। और आपको पता है मुस्लिम लीग नून जो बड़ी बड़ी बातें करती है मैशत की, 5.8 और 6.8 $20 अरब की एक्सपोर्ट जो हमें डॉलर कमाते थे वो छोड़ कर गए, और $60 अरब की इंपोर्ट, $40 अरब हम हमारे पास थे नहीं और वो रिजर्व से खर्च करने थे, और इसको बचाया किसने? बैरून मुल्क पाकिस्तानी ने, रेमिटेंसे से। इस साल में हम $26 अरब उनकी मेहरबानी है
और अगले साल हम 31 अरब डॉलर उनकी मेहरबानी का इंतजार कर रहे हैं। और ये लाडले कहते हैं, कह रहे हैं कोविड की वजह से भी ज्यादा हो गया ना, अगर कोविड की वजह से 26 है तो अगले साल का फोरकास्ट सादिया 31 अरब है। आई थिंक 31 अरब हम फोरकास्ट कर रहे हैं। बता रहे थे 29 बिलियन। 31 अरब डॉलर जो इस मुल्क की मईशत को भेज रहे हैं, उनको ये लाडले कहते हैं, उनको पाकिस्तान का पता नहीं है और उनको बाहर निकाल दे। अपने इनके जो यहाँ से पैसे कमा, लेकिन वो तो एक एहसन इकबाल ने स्टेटमेंट दिया है ना। एहसन इकबाल पता कौन है पार्टी के? जनरल सेक्रेटरी। हाँ, लेकिन बाकियों ने तो अपोज किया ना उस चीज को, एहसन इकबाल के बयान को। मुझे बताएं पार्टी की पॉलिसी कौन बयान करता है? जनरल सेक्रेटरी बयान करता है। जनरल सेक्रेटरी कहता है उन्हें क्या पता नारोवाल में क्या हो रहा है, उन्हें क्या पता लाहौर में क्या हो रहा है। ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की इंसल्ट है, उनके पाकिस्तान से मोहब्बत की इंसल्ट है। इनको डर क्या है? 90 लाख पाकिस्तानी है, इनको पता है 89 लाख इमरान खान के सपोर्टर हैं। क्योंकि उनको करप्शन का पता है, उन्होंने गवर्नेंस देखी हुई है। वो इमरान खान से वैसी आप पता हमारी सारी फंडिंग उनकी उन्हीं की भेजी हुई आती है और पाकिस्तान भी उनसे चलता है और पीटीआई के भी मेन सपोर्टर वो हैं। तो ये इमरान खान की नफरत में 90 लाख पाकिस्तानियों की नफरत मुस्लिम लीग नून ने ली है। इनसे पूछें, इनको ये नहीं पता इनके लीडर भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो भी एक्सपर्ट पाकिस्तानी है। वो उनके बेटे भी एक्सपर्ट आपको लगता है कि वो मखसूस नशिस्तों पे वही आ जाएंगे, बट आपको पता है क्या? जी जी मुझे खानदान के अपने प्यारे उनके आएंगे। आप कहते हैं कि डार साहब या उनके बेटे या हसन नवाज, हुसैन नवाज वही आ जाएंगे। जो पाकिस्तानी हैं वो सुन लें मुस्लिम लीग नून आपके बारे में क्या राय रखती है। चलिए अताउल्लाह तारिर साहब, पहले तो ये बता दें कि क्योंकि माजी में खुद 2012 में 2013 में आपके लीडरान के ट्वीट्स मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं कि जनाब ये पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं खून पसीना इनका लगता है, पाकिस्तान रेमिटेंसेस भिजवाते हैं, मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि ये इनको राइट्स मिलने चाहिए। अब वो एहसन इकबाल साहब का बताइए, पार्टी की राय तो नहीं है ना? एहसन इकबाल साहब ने जो बात की है, एहसन इकबाल साहब जो कहते हैं कि जी उनको पता ही नहीं है पाकिस्तान के मसाइल का, उसको फिर किस खाते में डालें? देखिए, एक तो हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है तमाम इलेक्टोरल रिफॉर्म से, उसमें तमाम जमातों से उनकी तजावीज ली जाएंगी और ओवरसीज पाकिस्तानी का मसला भी जो है वो ज़ेरे बहस आएगा। मगर जहां मेरे भाई सदाकत अली अब्बासी साहब ने बड़े नाम लिए, तो वो जो कासिम और सुलेमान मियां वाली के हाई स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी गालिबन जरूरत नहीं है। वो तो ऑब्वियसली यहाँ की सकाफत से, पाकिस्तान के नॉर्म से बखूबी वाकिफ हैं। और इमरान खान साहब वालदा को तलाक होगी और वालदा के साथ हैं, वो केस नहीं है जो आप बनाना चाह रहे हैं। इमरान खान के ना, किसी और के तो नहीं है ना। कैसी बात आप कर रहे हैं? बात ये है डिवोर्स फैमिली है ना। वो कह रहे हैं वो सियासत में नहीं आना चाहते। सियासत में है ना, वो उनकी अपनी वालदा के साथ हैं, वो फैमिली अलग हो गई। मैं आपकी बारी में नहीं बोला, आपने वन साइडेड करना है, आप कर ले, मैं चुप कर जाता हूँ। भाई मेरी बारी ले लो, आप बहुत मेरे प्यारे भाई, आप ले ले मेरी बारी, मैं चुप कर जाता हूँ। मैंने खामोशी से सुना, खामोशी से सुन ले। आपको प्रॉब्लम क्या है? नहीं, आप बात करें ना, आप बात करें। आप लोग आप प्रॉब्लम ये है कि वो सियासत में क्यों नहीं है जी। आपने जाके सादिक खान जो कि एक मुसलमान पाकिस्तानी नजात मेयर था, उसके खिलाफ कैंपेन चलाई अपने ब्रदर इन लॉ की। हमने तो नहीं कहा था कि आप चलाएं जाके। आप इधर वो पाकिस्तानियों की बात करते हैं, वहां पे लंदन में एक पाकिस्तानी खड़ा है, उसकी डट की मुखालफत की, आप पब्लिक फंक्शन में नजर आए उसके खिलाफ कैंपेन करते हुए। दूसरा, इनको बखूबी पता है क्योंकि ये फॉरेन फंडिंग, ये सारा इन्होंने ओवरसीज से पैसा बटोरा है। तो ये ओवरसीज को जो यहाँ पे दर्द जाग रहा है, किसी दिन फॉरेन फंडिंग पे नजर डालें और देखें कि आप बेचारे मासूम पाकिस्तानियों से उनकी हक हलाल की मेहनत की कमाई बटोर के कि ये सदका और ज़कात के नाम पे आप उसको अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। मैं आज ये बात नहीं करना चाहता था, बट आपने एक डिबेट शुरू की। मेरा ख्याल था कि आज हम जरा थोड़ा सा मैच्योरली एक्ट करके इस पे देखें कि ओवरसीज पाकिस्तान। जी बिल्कुल, आज एग्जैक्टली आज मैं इसलिए ये बातें करूं कि बहुत सारे इश्यूज हैं जो पार्लिमान से रिलेटेड हैं। पार्लिमान का जितना तकद्दुस हमें हमारे मेंबरान ने दिखाया, अनफॉर्चुनेटली वो तो पूरी कौम ने देख ही लिया पिछले दिनों। लेकिन ये जो आपने बात की है एपीसी बुलाने वाली, एक तो ये कब कॉल हो रही है और उसको हुकूमत जो नाम दे रही है कि आप ये चीजें पार्लिमान में करें, ये बातें पार्लिमान में करें, वहां पर कोई डिबेट नहीं हो रही, तो फिर एपीसी बुलाने की क्या जरूरत है? ये बार बार एतराज आ रहा है कि ये इस्लाहात वाला, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाला मामला पार्लिमान में डिस्कस क्यों नहीं हो सकता? देखिए, एक तो कि जुलाई के पहले हफ्ते में एपीसी कॉल हो रही है ताकि जो तजावीज हैं उनको बाकायदा एक ठोस शक्ल में और एक बाकायदा कोडिफाइड फॉर्म में उनको फाइनलाइज करके तो पार्लिमान के फ्लोर के ऊपर या कंसर्न स्टैंडिंग कमेटी के अंदर प्रॉपरली लाया जा सके। अब देखिए, जब इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात आती है,
अब मैं नाम नहीं ठीक है। लूंगा, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, बट आपने जो इलेक्टोरल रिफॉर्म लाए, आपने एक शख्स को फायदा देने की कोशिश की, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मगर आपने की। अब उसमें आप जो ऑर्डिनेंसेस लाए हैं और पार्लियामेंट्री प्रोसेस को बुलडोज करते हैं, कमेटीज में डिबेट नहीं होने देते, रातों रात कमेटीज की स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग बुला के आप लेजिस्लेशन पास करवा देते हैं, तो ये पार्लिमानी या जमहूरी रवैया नहीं है आपका। और हमने ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से कभी ये बात नहीं की कि वो वापस ठीक आके है। वोट नहीं कास्ट कर सकते, बट देयर आर कैटेगरीज और उन कैटेगरीज को अकॉर्डिंगली देखना होगा। हम तो वोट से आगे की बात करते हैं कि वोट से भी आगे उनको असेंबली में नुमाइंदगी दे दें। ओके, और वो देखिए उसका भी तरीकेकार एक हो सकता है कि जी, ठीक है। ओवरसीज में ये जी। बात है कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी किसी भी रीजन में खड़ा हो, जी, 8-10 मुल्कों में उसको वोट डाला जाए और वो इलेक्ट होके आ जाए, ये भी एक तजवीज ज़ेरे गौर है कि वो बाहर ही रहें, ओवरसीज पाकिस्तानी अपने ही ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए वोट करें और उसको असेंबली में नुमाइंदगी मिल जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी तजवीज होगी और हम इस पे सही है। में काम करें। अब ऑब्वियसली दो चीजें ना, एक तो हम कह रहे हैं कि जी उनको वोट डालने का हक, और दूसरा पार्लियामान में शिरकत का हक, उनके पार्लियामान में भी जो है वो यहाँ पर भी प्रेजेंस हो, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब अब्बासी साहब, ये एतराज, ये अगर देखा जाए तो इसमें दलील जवाज मौजूद है, वजन मौजूद है कि क्यों इतने ज़्यादा तादाद में बिल्स जो हैं वो फौरन ही आपने पास करवाने होते हैं, उस पर क्यों डिलिब्रेशंस नहीं होती हैं? जिस तरह ये कहते हैं कि जनाब कमेटियों में बात जाए, वहाँ पर सुनी जाए, अपोजिशन की भी सुनी जाए। अब कमेटियों में भी ज़ाहिर है आपके मेंबरान जो वो अक्सरियत में होते हैं, वहाँ पर भी वो कहते हैं कि हमारी सुनी नहीं जाती, जो हमारी तजावीज़ आती हैं उनको नहीं देखा जाता। और इस केस में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के केस में तो सिर्फ यही नहीं, इलेक्शन कमीशन जो इदारा जिसने इलेक्शंस करवाने हैं वो खुद एतराज़ात उठा रहा है। देखिए साथिया, ये बात करने के लिए सिर्फ गैलरी के लिए प्ले करते हैं। अच्छा, अभी वो इलेक्टोरल रिफॉर्म पे तारड़ साहब को बड़े ज़रीन ख्यालात आ रहे हैं। इनको इमरान खान साहब ने कहा, फवाद चौधरी साहब ने कहा, स्पीकर ने कहा कि आपको हम बैठें। इन्होंने कहा हाँ 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 ये सिलेक्टेड है, हम इनके साथ बैठते ही नहीं, हमने अपना इलेक्टोरल रिफॉर्म करके दे दिया। अब ये जो इनका मामला है, जहाँ तक वोट की बात है, हम बिल्कुल उनको सेलेक्ट नहीं करना चाहते, हम उनको इलेक्ट करने का मौका देना चाहते हैं, वो फ्री विल से वोट दें। इन्होंने कहा कि हम उनसे पैसा बटोरते हैं, ये भी उनकी तौहीन है। वो अपनी मर्जी से PTI को फंड करते हैं, शौकत खानम को फंड करते हैं, नमल कॉलेज को फंड करते हैं, इमरान खान पे वो ट्रस्ट करते हैं, इमरान खान को वो उम्मीद समझते हैं और आपको वो करप्ट समझते हैं, इसलिए आपको उनसे नफरत है। इसका जवाब मेरा ख्याल है वो खुद ही आपको देंगे। रही बात कि अपने आप को मासूमियत से जाहिर करना कि हम बुलडोज करते हैं, हम इनको कमेटियां बनाते हैं कि जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि कमेटी बनाइए, आप बैठ के ये कहते हैं, ये वहां पे सिर्फ बैठ के नैब खत्म कर दो, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन खत्म कर दो, ये खत्म कर दो, पेपरा खत्म वो कर तो दो, कहते हैं हमारी तजावीज़ आती हैं, सुनते ही नहीं है। नहीं सुने ना, हाँ, अगर इनको सीरियस बात करनी हो ये बात ही नहीं करते। अच्छा, ये वहां पे इनका ख्याल था कि ये बुलडोज करेंगे, अब ये बेचारे सिर्फ इनकी ट्रेन छूट चुकी है और अब ये पीछे हाथ पांव मार रहे हैं। अभी भी आज भी इनको मैं कहता हूं लोग सुन रहे हैं, ये जो कुछ आपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए कहा, इसका आपको जवाब मिलेगा सियासी तौर पे, वो लोग देंगे। ये जो आपने पार्लियामान की तौहीन की, ये जो आपने कहा कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म का हिस्सा नहीं बनते, ये जो आप कह रहे हैं कि EVM मशीनों के अंदर जिन है जो निकल के धांधली कर देगा, तो दुनिया आगे जा रही है, आप पीछे जा रहे हैं। आप लोगों ने इनका APC बुलाने को, APC तो आप लोगों ने भी कभी कितनी शिरकत की है, APC पे तो आप लोगों की कभी मुखालफत नहीं रही। तो अब शहबाज शरीफ साहब इस मामले पर अगर APC बुला रहे हैं तो आप उसको पार्लियामान की तौहीन क्यों करार दे रहे हैं? सादिया, APC क्या होती है? जब पार्लियामान एक आपके पास फोरम है जो सुप्रीम फोरम है, जहां मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी है, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी है, बाकी पार्टियों की नुमाइंदगी है, हमारे एलाइज हैं। आप पार्लियामान की किसी कमेटी में आ जाएं, आपकी जो तजावीज़ इस सिलसिले में होंगी हम उसको वेलकम करेंगे। हम बार बार कहते हैं आपकी ट्रेन छूट रही है, लोग आपके गैर संजीदा रवैये से देख रहे हैं कि इनको सिर्फ एक ही बात है कि नैब खत्म कर दो, केसेस खत्म कर दो, जुल्म है, वहाँ हवा नहीं आ रही बात आपके जेलों में, वहाँ जेलों से हम तंग हैं, बाकी जिसको जमानत मिलती है वो भाग जाता है, वापस आते नहीं है अदालतों से, इनको सजाओं पे सजाएं हो रही है। तो आप कह रहे हैं कि पार्लियामान को इन्होंने अंडरमाइन किया है? पार्लियामान मौजूद है, किसी हम APC को नहीं मानते। APC ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो, पार्लियामान में हो। अगर PTI जिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की है वो सही थी। देखें, जब आपके मुल्क में जमहूरियत नहीं थी,
या कोई ऐसा अवामी इशू हो जो पार्लियामान से बाहर हो, मैं कहता हूँ चले जो पार्लियामान से बाहर पार्टियां कौन सी रह गई हैं, सारी पार्टियों की नुमाइंदगी पार्लियामान में है। हार्डली देयर एनी पार्टी, पीपल्स पार्टी है, JUI है, जमात इस्लामी भी है, पीपल्स पार्टी हम है, नून लीग है, आपकी GDA है, MQM है, बाप है, ये सारी पार्टीज हैं। तो आप पार्लियामान से क्यों घबराते हैं? आप तो बड़े पार्लियामान जमहूरी से थे। क्यों घबराते हैं? लेकिन तारड़ साहब, मेरा सवाल वापस उसी पे कि जिस इदारे ने इंतखाबात करवाने हैं, इलेक्शन कमीशन, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी खत लिखा, उनसे भी मुशावरत की बात की है, उनको भी कहा है कि जी आकर ब्रीफ करें। उनकी तरफ से भी आई थिंक 13 के करीब शिके हैं जिन पर एतराज़ात उठाए गए हैं, उनको गैर आइनी करार दिया गया है। सो वो चीज़ें सामने रखते हुए, इस इदारे के रिजर्वेशंस को सामने रखते हुए, पॉलिटिकल पार्टीज असाइड, उस इदारे के रिजर्वेशंस भी सामने रखते हुए, हाउ डू यू सी दिस हैपनिंग? कि वाकई मुमकिन हो पाएगा कि जिस तरीके से इंतखाबात हम करवाना चाह रहे हैं वो शफाफ हो जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इलेक्शन कमीशन है, जिसने 22 करोड़ अवाम के वोट कास्टिंग जी के तरीकेकार, उसके लॉजिस्टिक्स, उसकी मोडालिटीज, इस सब को ऑन ग्राउंड हैंडल करना है। अब इन्होंने, देखिए, इनको बतौर स्पेशल इन्वाइटी उनको पार्लियामेंट्री अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी में बुलाना चाहिए था। और प्रॉब्लम इस दफा ये हुआ कि जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग रात 10 बजे उसके नोटिस इशू किए गए और अगले दिन सुबह 9 बजे वो मीटिंग कॉल की गई। हमारे मेंबर मौके पे पहुंच ही नहीं सके, वरना हमारी तादाद उस दिन ज्यादा होनी थी और जॉइंट ऑपोजिशन के लोग ज्यादा थे। अब आप किस पार्लियामान की बात करते हैं और कहाँ कहते हैं हमारे साथ बात करो? वहाँ चोर डाकू के अलावा इनसे बात नहीं होती। हर बात पे ये बात करते हैं और सदाकत अली बादशाह साहब की इंफॉर्मेशन थोड़ी पुरानी हो गई। हमारा अब जेल में भाईजान कोई नहीं रह गया, वह सारे बाहर आ गए हैं। अब बारी है आटा स्कैंडल वालों की, चीनी स्कैंडल वालों की, गैस की, LNG की, बिजली के स्कैंडल वालों की, रावलपिंडी रिंग रोड की। तो आप अपनी फिक्र करें, हमारे लोग तो सारे बाहर आ चुके हैं। आखिरी ख्वाजा आसिफ थे, उनकी अल्लाह के फजल से बेल हो गई भी है। बाहर आ गए है कि इन्होंने एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट किया। गवर्नमेंट्स का दिल बड़ा होता है, गवर्नमेंट्स का हौसला ज्यादा होता है, वो तनकीद भी बर्दाश्त करती हैं, वो अपोजिशन को बिठाती भी हैं, बात भी करती हैं। ताकि मईशत से लेके, कश्मीर से लेके, फलस्तीन से लेके, इन्होंने कौम को भी डिवाइड किया है, इन्होंने हाउस को भी डिवाइड किया है। ये पोलराइजेशन का सबब बने हैं। इन्होंने एक दिन भी कोई मैच्योरली एक्ट नहीं किया। जो इनका मेंबर अपोजिशन से हाथ मिला ले उसको खान साहब कहते हैं कि तुम डरपोक हो, तुम बुज़दिल हो, तुम इन्हें चोर क्यों नहीं कहते। इनकी बाकायदा क्लास होती है शाम को। और जो मामलात बजट के दौरान हुए और पूरी दुनिया में हमारी जागहसाई हुई, तो वो अली नवाज अवान साहब को तो मेरा ख्याल है सिंगल नेशनल करिकुलम पे लगा देना चाहिए। उनकी वोकैबुलरी जितनी माशाल्लाह अच्छी है, वो शो करती है कि इस पार्टी में क्या कल्चर परवान चढ़ रहा है। और देखिए, ये जो बात करें ना, हम बैठने को तैयार नहीं, हमने कोरोना अच्छा, वैसे अनफॉर्चुनेटली तारड़ साहब, ये हर जमात दोनों तरफ से ही है। शेख रोहेल असगर साहब की भी वीडियो मौजूद है, वो जो पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर कमोबेश वही गालियां निकाल रहे हैं और उन्होंने तो उससे भड़के उसको पंजाब का कल्चर भी करार दे दिया। एंड दिस इज रॉन्ग। दिस ऑब्वियसली, ये आप इस चीज को इंकरेज नहीं कर सकते, चाहे जो भी कर रहा हो। हमने बड़ा सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। हमारे दोनों लीडरान वो हमेशा हमें कहते हैं कि जी शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करें, किसी को गाली मत दें। इधर फयाजुल हसन चौहान को गले लगाया जाता है, मेरा चीता, मेरा शेर। फिरदौस आशिक ने एक बंदे को थप्पड़ मार दिया, क्या एक्शन लिया इन्होंने? ये जो गो नवाज गो की कैंपेन चलाई थी, हम रेस्टोरेंट में जाते थे, हम पब्लिकली मूव करते थे, ये हमारा घेराव करते थे। तो ये अब यू शैल रीप व्हाट यू हैव सोन। अब आपकी बारी आई है, अब आपको बर्दाश्त भी करना होगा, मगर आप फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। इन्होंने, आपको लगता है कि इनकी बारी आने वाली है? मुझे तो लगता है बड़ी जल्द आने वाली है। बिकॉज आपने देखे ना, बम्पर क्रॉप है, आटा आज भी 85 रुपए किलो है, आपकी बम्पर क्रॉप है, चीनी आज भी 100 रुपए की मिल रही है। आप कहते हैं काश्तकार खुशहाल है, उसकी इनपुट महंगी है। आपके जितने पब्लिक मनी के स्कैंडल्स हैं, वो आटा हो, वो चीनी हो, वो LNG हो, आपने कोई जवाबदेही नहीं की। आपने सिर्फ अपने लोगों को नौकरियों से निकाला। आपने नदीम बाबर को फारिग किया, समीउल्लाह चौधरी वज़ीर खुराक पंजाब को फारिग किया, आपने मुख्तलिफ लोगों को फारिग तो कर दिया, मगर आज भी जहांगीर तरीन और उसके इलेक्टेबल्स के टोले के हाथों आपने घुटने टेक के बजट पास करवाने की कोशिश की। आपको मुबारक हो, आपने तो ऐसे इक़्तिदार में नहीं आए थे ना। और आगे भी पता नहीं क्या होता है ना। तरीन साहब की तो वहां पे जरदारी साहब से भी मुलाकातें, उनके लोगों की जो जराए बताते हैं कि जी हो रही हैं और आइंदा के इलेक्शन के लिए पंजाब में बड़ा एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कुछ आपने किया है वो आपको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, आपके साथ 3-4 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन स्टेक होल्डर है। मेरे भाई, इलेक्शन कमीशन वो रूल चलाता है जिसको पार्लियामान बनाता है।
तो पार्लियामान उससे सुप्रीम है। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन जिन 13 शिकों के बारे में कह रहा है कि ये आइन से मुतसादिम है। देखें ना, अगर कहीं कोई डिबेट है, डिस्कशन, तो वो रिकंसिडर हो सकती है, उसमें कोई बात नहीं। वो तो कहते हैं दूसरी इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि हमारे सारे लोग जेल से बाहर आ गए। भाई आपका एक आदमी भी फारिग नहीं हुआ, सारे जमानतों पे, सब पे चोरियों का इल्जाम है। और अबव ऑल आपके जो हमजा शहबाज है ना, उनके मुलाजमीन है ना, ये लोग सुन लें, 25,000 मिलियन पाकिस्तानी रुपए चपड़ासी, चौकीदार, ड्राइवर और क्लर्क के अकाउंट से निकले मेरे भाई, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। और अब्बू जी क्या है, वजीरे आला पंजाब, बेटा जी के अकाउंट पे 25,000 मिलियन रुपया उनके नौकरों के अकाउंट से निकलता है। मेरा ख्याल है कौम को मजीद केसों की, तारीखों की और FIR की जरूरत नहीं है। इटसेल्फ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि 25 बिलियन रुपए कितने बनते हैं। अच्छा। अब अगली बात ये कि जेल से बाहर जो है वो सारे तारीखों पे हैं और इंशाल्लाह एक एक से पाकिस्तान का लूटा हुआ माल वापस होगा। और ये जो पैसे आप यहाँ पे आपके अकाउंटों में आ रहे हैं ना, ये मनी लॉन्डर होके बाहर जाते हैं, फिर वो मुश्ताक चीनी, वो क्या है, मंजूर पापड़ वाला, उनके अकाउंटों में मनी लॉन्डर होके TTs के जरिए आते रहे। तो मेरे भाई आपकी तो अगले 10 साल भी जान नहीं छुट रही। बाकी रही बात अली नवाज अमान वाली बात में की, उन्होंने माजरत भी की। तो आपको पता है उधर आपका रोहिल अस्कर क्या बोल रहे थे, वो आपका अली बलोच क्या बोल रहे थे, कभी तलाल चौधरी की उधर सोशल मीडिया पे सुन रहे, कभी मियां जावेद लतीफ भी सुन रहे। हमारी खवातीन के बारे में आप क्या कहते हैं? हमारा अली नवाज एक है, उसमें जुर्रत है, उसने टीवी पे आके माफी मांगी है। गलत बात है, चाहे जो भी कर रहा है माफी मांगी से कि भाई लोगों के घरों की खवातीन को आप इस तरीके से इन चीजों में घसीट कर लेकर आए, वो माफी जरूर मांगी। बट नहीं, मैं मतलब उससे गलती हुई है, इनकी तो लाइन लगी हुई है। और तलाल चौधरी की हर जमात में है। मैंने तो ये कैसे कह सकते हैं? इन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में क्या क्या कहा है, इन्होंने इमरान खान की जो साबका बीवी है उनके बारे में क्या कहा है। ये कैसे अली नवाज अवान को किताब अगर लिखनी है ना, तो किताब के एक सफे पे अली नवाज और बाकी 120 सफों पे आपके लोग। लेकिन देखें ये वो नहीं है कि भाई हम तो नहीं अप्रिशिएट तो नहीं, बड़ी अच्छी बात है। गलत बात है इन्हें कहें, शहबाज शरीफ को गलत कहें, जो तासुर है ना, वो कहते हैं कि जब हमको गालियां देता है तो वजीर आजम साहब उनको गले लगा लेते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। वो तो शहबाज शरीफ ने सदर पाकिस्तान के बारे में क्या कहा था कि आपका पेट फाड़ेंगे, आपको गले में रस्सी डाल के घसीटेंगे। उनका मामला, उनकी मुफाहमत होगी, आपको पता है। मुझे एक ब्रेक लेने दें, बिल्कुल गलत है। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अताउल्लाह तारड़ साहब, अभी जब हम पार्लियामान की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि जिस तरीके से शोर शराबा हो रहा है, या वहाँ पे वो कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म को बात नहीं करने दी गई तो इसलिए वज़ीर आज़म साहब ने आना छोड़ दिया, बोलने ही नहीं देते। वहाँ आप लोगों को एतराज़ात होते हैं कि हमारे लीडर को बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन अब इस सारे में एक खबर जो अपोजिशन की गैर संजीदगी बताती है, उनकी सीरियसनेस ना होना बताती है, वो क्या है कि आप लोग क्योंकि जब भी इस किस्म की चीजें होती हैं आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं तो कंप्लीट वॉकओवर इस हुकूमत को मिल जाता है, चाहे वो जो मर्जी बिल्स पास करवाएं, जो मर्जी करवाते रहें, उस पर कोई उनसे पूछगछ करने वाला नहीं है। और उसका एक नुकसान ये हुआ है कि 30 खरब रुपए से जायद के ग्रांट्स के 49 जो मुतालबात थे वो मंजूर हो गए अभी आप लोगों की एब्सेंस की वजह से, ऑपोजिशन की एब्सेंस की वजह से। देखिए, हमने जो कट मोशन जमा कराए थे वो तकरीबन 600 से ऊपर थे जॉइंट अपोजिशन के, और उस पर तकारीर भी हुई, उसको अपोज करने की भी कोशिश की, बट ऑब्वियसली इसकी तादाद ज्यादा है, इन्होंने वो ग्रांट्स मंजूर करवा ली, उसमें तो कोई शक नहीं है। बट हमने इस्तेफा बाकायदा, हमारा एक लेजिस्लेटिव सेल था और हमारी फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब आयशा गौस पाशा साहब को हेड कर रही थी, और हमने मुझसे से काफी तैयारी कर रखी थी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो पहली तकरीर का गुस्सा उनको अभी तक नहीं जा रहा तो उस बात का तो कोई इलाज नहीं है। देखिए, सबसे मुश्किल टाइम कोरोना का था, जब कोरोना अपने पीक पे था, लोग बेचारे मर रहे थे, उस दौर में भी उन्होंने गवारा नहीं किया कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे, वो वॉकआउट करके चले गए और इस्तीफा। देखिए, ये बात मानना होगी कि जो वजीर खजाना की तकरीर थी उसमें हमने रिवायती एहतजाज जरूर किया, मगर इस तरह का एहतजाज नहीं था कि वो तकरीर कर ना पाए,
या उनकी तकरीर में खलल डाला हो। हमें याद है हमारे दौर में मिफ्ता इस्माइल के माइक के अंदर शीरी मजारी साहिबा बोल रही थी, उनके मुंह पे पेपर मार रही थी, और वो जो फाइनेंस मिनिस्टर का माइक था वो पोडियम पे खड़ी थी। तो ये देखें वो हालात भी याद करें ना कि आपने क्या किया और किस तरीके से किया था। अब ये जो करप्शन की स्कैंडल्स की मेरे भाई ने बात की, 122 अरब रुपया सिर्फ आपका LNG का स्कैंडल है। आपने नजीब बाबर के खिलाफ एक पर्चा नहीं दिया, एक केस रजिस्टर नहीं किया। जहांगीर खान तरीन पे 200 अरब से ऊपर का चीनी का स्कैंडल है, FIR में चीनी की कीमतों का जिक्र तक नहीं है। खुसरो बख्तियार के खिलाफ उसका भाई पंजाब का वजीर खजाना है, कई 100 अरब करप्शन है, कोई पूछने वाला नहीं है। आमिर यानी अदवियात का गबन करके चला गया, उसको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। और मैं हमजा शहबाज साहब का केस पर्सनली देख रहा हूँ, ये बिल्कुल शिजाद अकबर की तोता मैना की कहानी है। जिस तरह 3 साल नैब के उस केस में कुछ नहीं निकला और किसी एक अप्रूवर की स्टेटमेंट नहीं आई, हाई कोर्ट में नैब ने कहा जी हम तो करप्शन का इल्जाम तक नहीं लगा रहे। तो ये अब इन्होंने अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए नई कहानी खड़ी है। आपको मुबारक हो जी, बड़ी अच्छी बात है। यानी हमजा के पास पब्लिक होल्डर है, वो MNA ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये हुकूमत से ठीक है, गॉट योर पॉइंट तारिक साहब। मुझे अब्बासी साहब ये बताएं कि ये जो कह रहे हैं, चलिए ये तो उन केसेस की बात करें ना, शहजाद अकबर साहब ने इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके पूरी बाकायदा वो कि यहाँ इस बैंक से इस अकाउंट में ये पैसे गए, ये वो पूरी ट्रांजैक्शंस का बता देते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक क्यों है, ये चीज़ें साबित क्यों नहीं हो पा रही हैं अभी तक? 3 साल में मुझे बताएं कौन सा रुपया, कौन से पैसे जो हैं वो वापस आए हैं, जो वो कहते थे इनके लूटे हुए पैसे वापस लाएंगे? आप लोगों का तो एक क्लेम था। जो मैंने बात की है वो आपके 4-5 दिन पुरानी खबर है, जो आपके तमाम जी मुझे पता है, जिस पे उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कौन मेरे अकाउंट में पैसे डाल रहा है, मेरे नौकरों के मुझे नहीं पता, कोई 25,000 मिलियन रुपया जमा करा जो चलता रहा मीडिया पे। हाँ, आप मुझे बताएं, हमारे भी आपके मुलाजिम हैं, कोई हमारे अकाउंट मुलाजिम के अकाउंट में कोई, यार आप बात करने देना, आपने बोला है अभी से अपने असूल पे आप कायम रहे ना कि 1 लाख रुपया मेरे मुलाजिम के अकाउंट में कोई जमा करा जाए कि बजाय के 25,000 मिलियन जमा कराए। हमजा साहब ने कहा मैं सियासत में बहुत बिजी हूं और मैं बड़ा आदमी हूं, मेरे चपड़ासी जिसको मैं 15,000 या 20,000 तनख्वाह देता हूं, उसके अकाउंट में अगर कोई 250-300 मिलियन जमा करा गया तो मुझे क्या पता। ये उनका बयान आप तमाम मीडिया ने रिपोर्ट किया है, ये तोता मैना की कहानी नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है तो वो अनचैलेंजेबल डॉक्यूमेंट होता है, वो कोई FIR झूठी नहीं हो सकती। तो मैं यही तो सवाल कर रही हूँ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो चीजें बता रहे हैं वो फिर नजर क्यों नहीं आ रही? अदालत में जाके मामला चेंज हो जाता है, वहाँ बेल हो जाती है, वहाँ लोग बरी हो जाते हैं, पैसे वापस आपने लाने का कहा था, कोई पैसे वापस नहीं आए 3 सालों में, ये पूछ रही हूँ। देखिए, अगर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब पे जो उनकी वो गुड नेचर कंपनी थी जिसमें उन्होंने बिलियंस की मनी लॉन्ड्रिंग की थी, जिसमें मशहूर कैरेक्टर मुश्ताक चीनी आया था, और वो मंजूर पापड़ वाला जो यहाँ मंडी बाउद्दीन का था, और वो शहबाज शरीफ साहब को कागज़ों में लंदन से पैसे भेजा था किसी कंपनी का, उसको चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया हुआ था, वो सारे केसेस मौजूद हैं। जमानत होने का हरगिज़ सादिया मतलब नहीं है कि इल्ज़ाम खत्म हो गया। जमानत का मतलब है मियाँ शहबाज शरीफ साहब पैसों का हिसाब घर से बैठ के दें, आपको जेल में रखने की और जेल की रोटियां खिलाने की हमें जरूरत नहीं है। आप घर से रोटी खाएं और आके हिसाब दें, जिस दिन हिसाब नहीं देंगे आप अंदर चले जाएंगे। सो कितने केसेस इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी वाली बात है। उनको जो पकड़ा जाता है वो उनसे कुछ रिकवरियां करने के लिए उनके जो बंदे उठाए, वो आपको पता है बेपनाह लोग जो हैं वो वादा माफ गवाह बने हुए, वो पेश कर रहे हैं। अब 100 अगर एक केस में गवाह है, एक गवाह पे 4-4 दिन 5-5 दिन की वो क्या होती है, वो जिरा होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो वो केस अगर पहुंचेंगे ना, आपको तो खुश होना चाहिए कि पहली दफा कोई इनको NRO नहीं दे रहा, वरना इन्होंने मुशर्रफ से NRO लिया, जरदारी साहब और इनका मिला के NRO होता रहा, वरना ये दर्जन केसेस हैं। अजीजिया का केस है, उसमें सजा नहीं हुई। हेल मेटल के केस में अभी एवनफील्ड जो फ्लैट्स हैं, क्या सबूत दिया उसका? एक कतरी खत, आदमी ये सब सजा याफ्ता है, उसमें मुजरिम है, मफरूर है, इश्तिहारी है, तो आपको क्या चाहिए? अब अदालती प्रोसेस है, एक मुल्जिम को तमाम मौके दिए जाते हैं, ठीक है, वो कानूनी हक है। तो अब आप ये ना समझे ना कि 100 गवाहों को हमने एक दिन में, हमारे लीगल सिस्टम में खामी है, हमारा प्रोसिक्यूशन का निज़ाम कमज़ोर है। जिन लोगों के अरबों रुपए होते हैं वो महंगे वकील कर लेते हैं, वो इधर से स्टे, इधर से वो एडजमेंट लेते हैं, जबकि
सरकारी निजाम कमजोर है, वरना ये जो अरबों खरबों के डाकू हैं ये हमें बैठ के यहाँ धमकियां लगाते, ये तो सारे जेलों में होते। अच्छा, ये हमारी कमी है, खामी है, लेकिन कोई एक केस में भी जितना केस एक भी बंदा बरी नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, आप कहते हैं बरी नहीं हुआ, जमानतें हुई हैं, जमानतें होने का मतलब ये नहीं है कि जी केसेस खत्म हो गए हैं, लेकिन एक एतराज जो है वो ये कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, वो उन्होंने आपके लोगों के नाम लिए, ये तो एतराज। जैसे 10 सेकंड कल को इन्होंने मुझे एक शो में चैलेंज किया था, शाहिद खाकान साहब ने 13.3% पे LNG के मुआहदे किए, PTI गवर्नमेंट ने 10.2 पे किए, 500 अरब रुपया PTI ने बचाया। शाहिद खाकान इसी चीज का केस भुगत रहे हैं और सजा नैब ने उनको देनी है या अदालत ने देनी है, लेकिन वो नैब के मुल्जिम हैं। अच्छा चलिए, नैब पे एतराज़ात जो है ना वो 500 अरब रुपया वो ये मेरा सारी सियासी जमातों के हैं। आप लोगों को ये हो सकता है कि जनाब बहुत डिले के साथ केसेस चल रहे हैं, उनको ये होता है कि नहीं जी हमारे साथ जो है वो हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, नैब जो है वो नैब नियाजी गठजोड़ जो ये बात करते हैं। बट तारड़ साहब अब एक और चीज बताइए, ये नैब का ठीक है, एक और चीज तारड़ साहब बताइए कि अब वफाकी हुकूमत जो है उस नैब को सियासतदानों की और ब्यूरोक्रेट्स के टैक्स रिकॉर्ड तक की रसाई देने की तजवीज जो है उस पर गौर करी है। 20 साल पुराने टैक्स रिकॉर्ड जो है वो देखे जा सकते हैं, सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के और उनके अहले खाना के मुल्की और गैर मुल्की तमाम टैक्स रिकॉर्ड्स तक रसाई देने का मुतालबा किया गया है। और वो ये भी कह रहे हैं कि बजट मंजूरी से पहले गालिबन कल ये आ जाएगा फाइनेंस बिल में, उन्होंने कहा है कि जी इसको शामिल करें और मंगल को अगर बजट मंजूर होता है तो उससे पहले इसकी मंजूरी वो कह रहे हैं कि हो जाएगी। ये क्यों किया जा रहा है आपकी नजर में? अच्छा इक़दाम है, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हो गए। देखिए, इकदाम तो ये अच्छा है, मगर जिस इदारे नैब के लिए ये किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। नैब की हिस्ट्री भरी पड़ी है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के साथ, वो सियासी आलाकार बनने में एक माहिर इदारा है जी। उन्होंने सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों को दीवार के साथ लगाया है, और ये अच्छी बात है। टैक्स की तमाम डिटेल पब्लिक होनी चाहिए, और मगर आपका फिर वॉच डॉग या आपकी वो अथॉरिटी जो अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को ओवरसी करे वो न्यूट्रल अथॉरिटी हो, उसके ऊपर एक कमीशन हो, वो बेशक सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल हो, वो किसी और आपके रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से मुश्तमिल हो, मगर एक बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो उसको ओवरसी करे। नैब की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। और ये अब्बासी साहब बात कर रहे थे, शाहिद खाकान अब्बासी इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट पॉलिटिशियंस इन द कंट्री। उन्होंने जो LNG प्रोक्योर की थी दुनिया की, तब वो सस्ती तरीन थी और दुनिया में उससे कम रेट पे और LNG नहीं थी। आपने जुलाई से 2020 से लेके अगस्त 2020 तक जब LNG का इंटरनेशनल रेट $4 पर यूनिट था, आपने तब नहीं ली। आपकी लोकल गैस $6 पर यूनिट पे MMBTU पे वो बनती है, आपने $10 पर यूनिट होने का इंतजार किया, जिसमें नदीम बाबर ने 122 अरब रुपए का एस्कॉम का नुकसान किया। तो काइंडली फैक्ट्स एंड फिगर चेक कर दिया करें। और देखिए, जो बात मैं कर रहा था कि ये जितने पब्लिक मनी के स्कैंडल्स हैं, हमारी तो बड़ी तोता मैना की कहानी है ना कि पिछले 3 साल से मुश्ताक चीनी वाले का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है, उसने शहबाज शरीफ का नाम तक नहीं लिया। और ये जो बात कर रहे हैं कि 110 गवाह फलां फलां फलां, इनकी इतला के लिए अर्ज है कि नैब में पहले इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर रेफरेंस आता है। इन तमाम लोगों के बयानात नैब रिकॉर्ड कर चुका है, अदालत में पेश हैं, मगर जब हाई कोर्ट में बादियों नजर में टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर बात होती है तो तब कहा जाता है कि जनाब ये फैक्ट्स हैं केस के। ये नहीं होता कि जी बेल दे दो या बेल रिजेक्ट कर दो, किसी बात से बेल होती है। अगर आप इस्टेब्लिश ना कर सकें कि करप्शन हुई है और आपसे इस्टेब्लिश नहीं हो सका, शहजाद अकबर के खिलाफ डेली बेल वाला केस मैं लंदन में परसू कर रहा हूँ, जवाब ही जमा नहीं करा रहे, 2 दफा एक्सटेंशन ले चुके हैं, कोई जवाब नहीं है किसी के पास। अब प्रॉब्लम यह है कि 3 साल हो गए हैं, 8 साल से KPK में हुकूमत है, हर चीज का स्कैंडल आ चुका है। अब इनको नजर आ रहा है कि इनका जो एहतसाब का नैरेटिव था वो पिट चुका है। अब ये नया FIA का केस 25 अरब का बना के इसमें इनका एम्बैरस होने का प्रोग्राम है, ये साल डेढ़ निकालना चाहते हैं। अब बाकी जो हैं वो वैसे 1.5-2 साल रह गए हैं, वो 3 साल में जो अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई वो अब कब हो जाएगी? ये तो बहरहाल बात दुरुस्त है कि आप वो उस चीज़ में साबित नहीं कर सके। अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस पे आप लोगों के सवाल उठ गए, जो वज़ीर आज़म साहब का सबसे पहला दावा था। ये मुझे बताइए, ब्यूरोक्रेसी को लेके हमें याद है PMLN के दौर में भी उस टाइम के बयानात कि जी नैब ब्यूरोक्रेसी को तंग ना करे, क्यों कि जना वो फिर अफसरशाही जो है वो काम रोक देती है, फाइलें बंद कर देते हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं होता। आप लोगों के टाइम पे इनको एतराज हुआ कि जी आप लोग ब्यूरोक्रेसी को जो है वो बिल्कुल ही फ्री हैंड दे रहे हैं, यहाँ पर भी यही वजह बताई गई कि जना वो काम करने को तैयार नहीं होता।
होते। अब ये टैक्स रिकॉर्ड के हवाले से क्या क्या कर लेंगे साबित, मुझे बताएं ब्यूरोक्रेसी का, 20 साल उनके खानदान का मसला है, एक विशेष सर्कल है। हाँ। अगर हम नैब का वहाँ पे वो कार्रवाइयाँ होती हैं तो उधर पर जितने आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कहते हैं जी कि हम जो भी प्रोजेक्ट साइन करेंगे हमारे पीछे नैब लग जाएगा और उससे प्रोजेक्ट स्लो होते हैं। लेकिन ये जो 74 लाख आदमी ऐसा है जो पुरताइयो से जिंदगी गुजार रहे हैं, हाँ। और वो टैक्स 74 लाख लोग हैं जिनका डाटा है, जो बड़े अस्पतालों से इलाज कराते हैं, इंटरनेशनल उनका टूरिस्ट हैं। ये आप सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं क्या? मैं जनरल बात करूं। उस हवाले से अब हम ये एक क्योंकि इसमें सियासतदान भी शामिल हैं। नहीं, टैक्स नेट बड़ा करें। नंबर 2, पिछले जो 25-30 सालों में, जो खासकर आखिरी 10 सालों में जो पाकिस्तान के कर्जे बहुत ज़्यादा बढ़े और करप्शन अपने पीक पे गई, वो करप्शन कैसे, 2 ही लोग मेन इन्वॉल्व है ना, या ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन उसको सौदा करता है और ब्यूरोक्रेट उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इन दोनों के टैक्स रिकॉर्ड इनकी दोनों की पूरी, वैसे माजरत के साथ इस मुल्क को सियासतदानों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना ब्यूरोक्रेसी ने पहुंचाया। ब्यूरोक्रेसी की तो हर टाइम मौज लगी रही है ना। लेकिन आप इस वक्त ये इमरान खान को और पीटीआई को वोट मिलने की बड़ी वजह ये थी कि उनको पता ये मिस्टर क्लीन है और इसकी कमिटमेंट फॉर द अकाउंटेबिलिटी है, तो हम उसको पूरा करने के लिए उनके पिछले 10-12 साल 20 साल तक वापस जाने का मतलब ये है कि उनका रिकॉर्ड निकाले जाए, फिर देखेंगे कि कैसे इनके सासे बढ़ते हैं। फिर वो बात है, इनको तकलीफ किनको होगी कि जिनके अकाउंटों से अरबों रुपए निकलते हैं और उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो ये कह देना कि जी ये ऐसी नैब न्याजी गठजोड़ है। आप मुझे बताएं, ये जो आपका जो पैनामा पेपर्स में आया आपका एवन फील्ड फ्लैट, ये तो इमरान खान के दौर का नहीं है। तो मियां साहब ने खुद कहा हजूर ये हैं जराए, और बाद में फ्लैट पकड़ा गया। आज मियां साहब वहाँ रह रहे हैं और उनको देने के उनके पास कोई कागज़ नहीं था सिवाय एक कतरी खाद के। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारा मैंडेट है और हमें लोगों ने इसी बात का वोट दिया है। और ये लेकिन अब ये सारी चीजें जो करनी है पार्लियामान में, जरा वापस आ जाएं, वो जो पार्लियामान की तौकीर की आप लोग बार बार बात करते हैं, हम तो पार्लियामान में हैं, हुकूमत का काम है ना, हुकूमत का काम है। आप कैसे ऑपोजिशन की जमातों को लाते हैं कमेटियों में, डेलिब्रेशंस होती हैं। जब आप अपने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ वो कहते हैं कि जी आप अपनी मोशन वापस ले लें, हम आपके लीडर को बात करने की इजाजत देंगे, नहीं डिस्टर्ब करेंगे, तो फिर बाकी मामलात पे भी इसका मतलब है इफाम व तफहीम, अगर आप चाहें तो उससे बात आगे बढ़ सकती है ना। इनका रवैया जब बिल्कुल ये कॉर्नर हो जाते हैं, इनका रवैया ठीक होता है तो वो गिव एंड टेक होती है। लेकिन इनका तरीका कार ये है कि ना ये इमरान खान को तकरीर करने दें, ना ये वज़ीर ख़ज़ाना को तकरीर करने दें। अपने मुफाद के लिए गिव एंड टेक हर कोई करता है, अवामी मुफाद के लिए गिव एंड टेक कहीं नहीं होती। वो मुल्ज़म और मुजरिम और आगे कौम को अपना रन आउट ऑफ टाइम। अताउल्लाह तारिर साहब आपका और सदाकत अली अब्बासी साहब आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।